हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट जी के वार्षिकांक। इसके साथ साथ हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आर्थिक, ये सभी चीज़ें देखेंगे। आज इसका क्या है, पार्ट 5 होने जा रहा है। इससे पहले हम इसके पार्ट 4 देख चुके हैं। जिसने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसको देख लीजिए। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको CET कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया गया है। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है वो यहाँ से देख लीजिए। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मई 2022 में प्रदेश के किस स्थान पर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम ATGS का सफल परीक्षण किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में इसका सफल परीक्षण किया गया। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब आ जाइए उसके आगे से देखते हैं। देखिए 22 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में आमगढ़ लेपर्ड सफारी, ये आमगढ़ लेपर्ड सफारी आपको याद रखना है, इसका वर्चुअल मतलब जो बोलते हैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया गया? जयपुर में। अब देखिए आमगढ़ लेपर्ड सफारी कौन से नंबर की? चौथी सफारी है जयपुर की। ठीक है, जयपुर शहर की चौथी सफारी है। इससे पहले जयपुर में 3 सफारियाँ और हैं। कौन कौन सी, आ जाइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पहली सफारी है झालाना। ठीक है, झालाना डूंगरी में लेपर्ड सफारी हो गई। दूसरी हो गई एलिफेंट सफारी। ठीक है, एलिफेंट सफारी, इसको हाथी सफारी बोलते हैं। हाथी गांव में है ना, हाथी। तीसरी हो गई हमारी नाहरगढ़। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। लाइन सफारी। लाइन सफारी जो शेरों के लिए सफारी है। तो ये 3 सफारियाँ हैं, ये अच्छे से याद करनी है। जयपुर में ऑलरेडी पहले से, और चौथी बनाई गई है आमगढ़ लेपर्ड सफारी। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आ जाइए, देखो 16 मई 2022 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, अब जो ये रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व है, राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो राजस्थान का ये हो जाएगा चौथे नंबर का, 4th टाइगर रिजर्व है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा हो गया? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, जो 1973 में बनाया गया था। फिर दूसरे नंबर का हो गया सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसको घोषित किया गया था 1978 के अंदर। फिर तीसरा टाइगर रिजर्व हो गया मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, जो 2013 में बनाया गया। और चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, चौथा है। देश का कौन सा है? 52वां नंबर का है, 52nd ND। ठीक है, 52। ठीक है, 52 ऐसे बोले देंगे, 52। ठीक है, ये 4th हो गया, ये 52nd, ऐसे ऐसे बोल दीजिए। आ जाइए, अब ये देखिए यहाँ पर, यह राज्य का कौन से नंबर का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है? यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। यहाँ देखो इसका जो कुल क्षेत्रफल है कितना है? 1052 स्क्वायर किलोमीटर है। राष्ट्रीय चंबल देखो इस टाइगर रिजर्व के अंदर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, ये बूंदी व भीलवाड़ा क्षेत्र को सम्मिलित करता है या नहीं है? तो हाँ करता है, क्योंकि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है कहाँ लोकेटेड? ये बूंदी में ही लोकेटेड है। ठीक है, बूंदी व भीलवाड़ा ऐसे याद भी कर सकते हैं। देखो बूंदी का कितना 27% वन क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। देखो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, अब इसको इंग्लिश में क्या बोला है? SECI, इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दी। अब SECI का मतलब क्या है? SECI का मतलब है, S से हो जाएगा स्टेट, ठीक है, E से हो जाएगा ऊर्जा एनर्जी, है ना, और जलवायु से हो जाएगा C मतलब क्लाइमेट, और I से हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है, तो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स के पहले चरण में राजस्थान को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो ये 17वीं रैंक प्रदान करी गई। ये आपको थोड़ा याद रखना है।
चाहे आप राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक बोलिए या स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स बोलिए, आपको ये याद रखना है कि हमारी कौन सी रैंक आई है, 17वीं रैंक आई है। कितना स्कोर किया था राजस्थान ने? राजस्थान ने स्कोर किया था 35.4%। ठीक है, उसके साथ में 17वीं रैंक आई थी राजस्थान की। आ जाओ यहाँ पे नीचे देख सकते हैं राजस्थान के विभिन्न मापदंडों स्कोर में निम्न प्रकार रहा, जैसे अलग अलग डिस्कॉम का प्रदर्शन 49%, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता में 42% मिला, स्वच्छ ऊर्जा पहल में 15%, ऊर्जा दक्षता में 44%, पर्यावरण में स्थिरता 31.4% और नई पहल में 4.8%। तो इस तरीके से राजस्थान के अलग अलग सेक्टर्स में ये स्कोर रहा था। तो टोटल मिला के राजस्थान को 17वीं रैंक मिली थी। ठीक है, अब अजय राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है? देखो ये नाम याद रखना है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना ऐसे करी जा रही है, राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। 5-6 बार नाम याद रखेंगे, 2-3 दिन तक 1-2 बार सोचेंगे तो एग्ज़ाम में भी याद रहेगा। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब देखिए इस इंस्टीट्यूट में 4 स्कूल प्रस्तावित है। पहला कौन सा जगह? स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फिर दूसरे नंबर का स्कूल कौन सा है? स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तीसरे नंबर का है इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट स्कूल्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स। और चौथा स्कूल कौन सा है? स्कूल फॉर फिनटेक सोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस तरीके से 4 स्कूल्स हैं इसके अंदर प्रस्तावित और इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं। 5 अप्रैल 2022 को प्रदेश के किस शहर में आईपीडी टावर व हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया? तो ये कहाँ किया गया? सवाई मानसिंह अस्पताल एसएमएस में किया गया है। ये कहाँ पर है? जयपुर के अंदर लोकेटेड है आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। आ जाइए, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए इन 108वीं किया गया नहीं, जनवरी 2023 अभी आया नहीं है ना, तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है, जो साइंस कांग्रेस हो रही है ये झीलों की नगरी में हो रही है, ऐसे बोलिए इंडियन साइंस कांग्रेस। 108 नंबर A108 भी पूछा था एक एग्जाम में पहले कि ये कौन से नंबर की कांग्रेस हो रही है, तो ये आपको याद रखना है कि इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है, ये 108वें नंबर की है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का नाम है और कहाँ हो रही है? उदयपुर में हो रही है। इतना से याद रखेंगे। जनरली क्या होता है, जनवरी में 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में प्रस्तावित है ये। हो जाइए, अब देखिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना किस स्थान पर जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन JPMIA बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? देखो दिल्ली से मुंबई जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, तो ये रोहट पाली के अंदर बनाया जा रहा है। रोहट पाली याद रखना है, कौन सा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के किस स्थान पर? जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन। अब ये देखो जोधपुर हो गया, पाली हो गया, तो यहीं जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन है, तो यहीं कहीं बनाया जाएगा, तो पाली में बनाया जा रहा है, पाली में भी रोहट में बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, वहीं से आपको इसको ध्यान रख लेना चाहिए। देखिए ये जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसको 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब जोधपुर पाली मारवाड़ इन्वेस्टमेंट रीजन को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले चरण में सरकार पाली जिले की रोहट तहसील में 1089 हेक्टेयर भूमि, ठीक है, अवापित की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि पूरा प्रोजेक्ट इलाके के 9 गाँव में फैले करीब 3,068 हेक्टेयर के भूमि भाग पर 2 चरणों में विकसित होगा। DMIC के तहत 2009 में केंद्र और राज्यों के बीच MOU हुआ था। तो आपको याद रखना केंद्र और राज्यों के बीच में कब MOU हुआ था? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था 2009 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2009 की परियोजनाएं अभी तक चल रही है। 9 फरवरी 2022 को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। जयपुर में भी कहाँ पर? जयपुर के विधायक नगर। कौन सा नगर? विधायक नगर, ये याद रखना है, विधायक नगर। ठीक है, विधायक नगर ईस्ट में किया गया है, तो विधायक नगर ईस्ट याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया जा रहा है ना, इसमें क्या होगा? इसमें होगा
कि जो इसके जो राजस्थान की जो गौरवशाली इतिहास की जानकारी है उसके लिए यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा। और ये म्यूज़ियम कैसा होगा, ये हाईटेक डिजिटल म्यूज़ियम होगा, जहाँ लोग आंदोलन, निर्वाचन क्षेत्र, इतिहास, स्थापत्य, संस्कृति, धरोहर का ये क्या करेगा, प्रस्तुतिकरण करेगा। यहाँ जब जाएंगे इस संग्रहालय में तो आपको हमारे जो इतिहास है उसकी झलक देखने को मिलेगी। आ जाइए, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम प्रदेश के किस स्थान पर बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है चौंप, जयपुर में बनाया जा रहा है। चौंप गांव, जयपुर, ठीक है, ये नाम याद रखना है, चौंप गांव, जयपुर। अगर आपने ये याद रख लिया तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो गया, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है, वो है मोटेरा। कहाँ पर, मोटेरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। गुजरात के भी कौन शहर, अहमदाबाद शहर में पड़ेगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। मोटेरा कहाँ है, मोटेरा नंबर 1 वो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा बन रहा है, चौंप गांव, जयपुर में बनाया जा रहा है। अब देखिए, चौमू स्थित चौंप गांव में बनने वाला दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम शिलान्यास किया गया है, ठीक है। 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल अनावरण किया, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। अब देखिए, इसमें कितने 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, कितनी होगी, 75,000, 1 लाख, मतलब ये बोल लीजिए 1 लाख का 1/3 है ना। 1 लाख अगर लोग बैठ सकते हैं तो उसके 3/4 इसमें बैठ जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। 75,000 कई बार होता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है, तो 1 लाख से भी कर सकते हैं। 1 लाख का 3/4 अगर करेंगे तो 75,000 बनेगा, है ना। आ जाइए, देखो करके भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1 लाख हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 3/4, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से 10 जाता है, मतलब ये 100 चला जाएगा 25 बार, ठीक है। अब 25 × का 3 करेंगे तो 75 आता है, और 75 में 3 जोड़ दिए तो 75,000 हो गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे 75,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता रहेगी। 11 क्रिकेट पिच और 2 प्रैक्टिस ग्राउंड बनेंगे। 1.10 लाख दर्शक बैठ सकते हैं मोटेरा, अहमदाबाद में। तो यहाँ पर कितने हैं, मोटेरा में तो 1,10,000 है, और राजस्थान में कितने हैं, 75,000 बैठ सकते हैं, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री एवं राजस्थान से राज्यसभा सांसद मनमोहन सिंह, ठीक है, ये कहाँ से थे, राज्यसभा सांसद थे राजस्थान से। तो जयपुर जिले के किस गांव का चयन आदर्श ग्राम योजना हेतु किया इन्होंने, है ना। तो इन्होंने किया था ग्राम पंचायत भटेरी बस्सी जयपुर। कौन सा ग्राम पंचायत है, भटेरी बस्सी जयपुर के ग्राम पंचायत को इन्होंने चयन किया था आदर्श ग्राम योजना के तहत डेवलप करने के लिए, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित हुआ है। तो अल्ट्रा था, देखो अल्ट्रा हाई बोलते हैं ना, अल्ट्रा पावर, है ना। तो ये क्या बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लांट होगा, प्रदेश के किस स्थान पर लगाया जाएगा, ये दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जाएगा, दानपुर बांसवाड़ा, ठीक है, नाम याद रखना है। अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जाएगा। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, सौर, विंड, बायो मास एनर्जी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के बीच 2400 मेगावाट क्षमता का यह नया अल्ट्रा सुपर थर्मल क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। इसमें 3 यूनिट हैं और हर यूनिट में 800 मेगावाट क्षमता की होगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, और सारी की सारी यूनिट कितनी होंगी, 800 मेगावाट क्षमता की होंगी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि 8 या 24 करेंगे 2400 मेगावाट, इसका मेगावाट भी आपको याद रहेगा, 800 वाट की 3 यूनिट है, ऐसा भी याद रखना है ना। देखो क्वेश्चन कैसे बना के पूछ सकते हैं, तो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें सब क्रिटिकल प्लांट, सुपर क्रिटिकल प्लांट और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट, इस तरीके से प्लांट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब जो ये बनाया जा रहा है, ये अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बनाया जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। इससे कम सुपर क्रिटिकल, उससे कम सब क्रिटिकल, ठीक है। अब क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल का मतलब होता है कि इसमें 1 यूनिट बिजली उत्पादन में 600 ग्राम कोयले का उपयोग होता है ना, 600 ग्राम कोल, ठीक है, कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा 600 ग्राम, तो सब क्रिटिकल होगा। अगर मान लीजिए 600 ग्राम मतलब ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल हो रहा है और बिजली कम प्रोडक्शन हो रही है, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम, अगर हम जो उसके अंदर रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी इस्तेमाल कम हो और बिजली भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो हम क्या होंगे, सुपर क्रिटिकल। अब 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए हमें 500 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल। अगर हमें सिर्फ 450 ग्राम कोयले की जरूरत पड़ रही है 1
यूनिट बिजली बनाने के लिए, तो बिजली सस्ती हो रही है ना, तो इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बोला गया। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं इनकी कैटेगरीज इस तरीके से बताई गई है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको 1 नंबर और पक्का हो गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ, रुको आपको बताऊँ, चलो बता ही देता हूँ। आपको याद भी तो करना है यार। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए अगर हमें 1 ग्राम, बताइए 1 बिजली मतलब 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट बिजली का प्रोडक्शन करना है और हमारे पास है 500 ग्राम कोयला, तो हम कौन से प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब क्रिटिकल प्लांट, सुपर क्रिटिकल प्लांट या अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट? बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। तब हम क्या कर रहे हैं, सुपर क्रिटिकल प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फिर मैं इस तरीके से पूछूं कि 600 ग्राम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं 1 यूनिट बिजली बनाने में, तो सब क्रिटिकल प्लांट कहलाएगा। और 450 ग्राम कोयले का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट। तो ये जो राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये कितने ग्राम कोयले का इस्तेमाल करेगा 1 यूनिट बिजली बनाने में, तो 450 ग्राम कोयले का इस्तेमाल करेगा ये। ठीक है, कोयले का या कोल का इस्तेमाल करेगा। तो ये दानपुर बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। आई थिंक अब ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से। अब भी आप गलत कर जाओ तो फिर यार फिर कुछ नहीं कर सकता मैं, फिर तो किसी और को भेजना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, है ना। नहीं आप ही सही कर जाओगे, वो तो मजाक कर रहा हूँ, बस आप याद रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं हमारे द्वारा तो आप इसका कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। अच्छा ये देखो, 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कालराज मिश्रा द्वारा किया गया? तो ये संविधान पार्क, ठीक है, तो राजभवन जयपुर, ये एक एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो बनाया गया उसी की बात कर रहे हैं। आ जाइए, प्रदेश में इकोलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है। इकोलॉजिकल पार्क याद रखना है आपको, कहाँ बनाया जा रहा है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनाया जा रहा है। अब देखिए, प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश की 6वीं बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी? अभी इस बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी होती क्या है? देखिए, बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी ऐसे है कि आपने कभी अटारी बॉर्डर का नाम सुना होगा पंजाब में, है ना, तो ये बॉर्डर हो गया, इसको लिख दीजिए बॉर्डर। ठीक है, अब ये बॉर्डर इधर दूसरा देश होगा, इधर एक देश होगा, तो यहाँ तो है इंडिया इधर साइड में, ठीक है, और इधर है पाकिस्तान। अब क्या है, पाकिस्तान का एक सैनिक आएगा और यहाँ से इंडिया का एक सैनिक आएगा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, परेड करते हैं, मार्च करते हैं। और ये जो जगह है, इस जगह पे आप देख सकते हैं दीर्घा बनाई जाती है, दर्शक यहाँ बैठे रहते हैं इन जगहों पर जो डार्क कर दिए, है ना, और यहाँ से इनकी परेड देखते हैं। और ये एक दूसरे को जनरली क्या करते हैं, चिढ़ाते भी हैं और परेड करते हैं कि हमारी परेड सबसे ज़्यादा अच्छी हो, उस तरीके से परेड की जाती है। अभी क्या है, इंडिया में ऐसे 5 जगहों पे पहले से चल रही है। अब राजस्थान में भी ये बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी चालू की जाएगी। तो राजस्थान में कहाँ की जाएगी, बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में की जाएगी। ये तनोट मारदा से कितनी किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर है मात्र ये बॉर्डर। तो यहाँ पे की जाएगी, टूरिस्ट बॉर्डर्स के रूप में डेवलप किए जाएंगे हमारे राजस्थान में भी, है ना, टूरिस्ट बॉर्डर, जहाँ पे टूरिस्ट जाएँ उन बॉर्डरों पे देखें किस तरीके से होता है, जैसे और जगह पे चल रहा है। अब ये 5 जगह पर है इंडिया में, कौन कौन सा, देखो पहले नंबर पे है अटारी बॉर्डर, दूसरे नंबर पे फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर, तीसरे नंबर पे है सादगी पंजाब। ठीक है, ये तीनों बॉर्डर कहाँ पर है, पंजाब में। फिर पेट्रोपोल त्रिपुरा का, और नडाबैड बॉर्डर कहाँ पर, गुजरात का। तो ये 4 और ये 5, इस तरीके से 5 जगह पहले से ही बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी चल रही है। और हमारे राजस्थान में 6th बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी डेवलप करी जाएगी बबलियान वाला चौकी जैसलमेर के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में और 2 जगह हैं जहाँ पर इस तरीके से बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी डेवलप की जाएगी। तो वो कहाँ पर है, बीकानेर में सांचू गांव, सांचू और खाजू वाला सीमा चौकी। ठीक है, सांचू और खाजू वाला सीमा चौकी बीकानेर में भी डेवलप किया जाएगा। अभी जैसलमेर में डेवलप कर रहे हैं। अगर देखो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने याद रख ली, तो आपको एग्जाम में कोई भी 1 नंबर देने से रोक नहीं सकता, लेने से, है ना। प्रदेश के किस शहर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी सॉरी प्रदेश के किस शहर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 23 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की? तो देखिए, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, जयपुर, जयपुर के अंदर खोली जा रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी नाम से याद रखना है आपको। ठीक है,
अब देखिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या होगा, जो प्रदेश के युवाओं हों उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करने के साथ साथ आमजन इस क्षेत्र में हो रहे जो इनोवेशंस होते हैं, नवाचार होते हैं, उनकी जानकारी प्रोवाइड करना है ना। राजस्थान ये लक्ष्य रखा गया है, इस हिसाब से ये राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये सेंटर डेवलप किए जाएंगे, इसमें क्या होगा, विश्व स्तरीय आईटी कंपनियों के द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, जिससे क्या होंगे वो अपने इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकें। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहला प्रीमियम पाठ्यक्रम होगा, है ना। फिर उसके अलावा उसके बाद क्या होगा, जो शुल्क आधारित होगा। फिर दूसरा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होगा और जिसमें प्रत्येक ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। तीसरा पाठ्यक्रम ई लर्निंग पर आधारित होगा, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम का डिज़ाइन किया गया। इसमें प्रदेश में किस स्थान पर महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की गई है, तो ये कहाँ की गई है, जयपुर के अंदर की गई है। ठीक है, राज्य सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तथा पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस प्रतिष्ठापित संस्थानों की तर्ज पर जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम, जयपुर में कौन सा, जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम एंड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये दो आपको याद रखने हैं, जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। ठीक है, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकतम विश्व स्तरीय बनाने की, आधुनिकतम का मतलब होता है मॉडर्न। ठीक है, हम कौन से 2 रेलवे स्टेशन है उनको मॉडर्नाइज करने की बात कर रहे हैं। तो पहला हो गया गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर का, और दूसरा हो गया उदयपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, उदयपुर झीलों की नगरी, इस रेलवे स्टेशन को मॉडर्न करेंगे और गांधीनगर रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाएंगे। जैसे मॉडर्नाइज करेंगे, जैसे प्लेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कभी हवाई यात्रा करते हैं तो उनके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाईटेक मॉडर्न होते हैं, उसी तौर पे इन 2 रेलवे स्टेशन को भी डेवलप किया जाएगा। आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल औद्योगिक क्षेत्र रीको के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पर नाम लिखा हुआ नहीं है इसलिए। पहला हो गया फर्स्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रिक को बोलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, इंडस्ट्री उद्योग को बोलेंगे इंडस्ट्री, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री जोन। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है रीको के द्वारा। ठीक है, तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी। अब ये भिवाड़ी कहाँ पड़ेगा, अलवर में पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उसके लिए पूरी तरीके से समर्पित है ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण किया जाएगा। तो कौन सा हो गया, करौली औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी अलवर के अंदर इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। किसने किया है, रीको ने किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आ जाइए यहाँ पर, प्रदेश की किस झील के विकास के संरक्षण के लिए झील प्रबंधन एजेंसी का गठन किया गया है, मतलब लेक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। कौन सी झील है, ऐसी कौन सी झील है जिसके मैनेजमेंट के लिए कमेटी बनानी पड़ी है, तो ये हो गई सांभर झील प्रबंधन एजेंसी। ठीक है, सांभर झील के लिए बनाई गई है। कौन सी झील के लिए, सांभर झील के लिए। सांभर झील कहाँ पर है, जयपुर नागौर। ठीक है, जयपुर नागौर में पड़ेगी, आपको पता ही है। अब देखिए ये सांभर झील है, ये इंडिया की 4th ऐसी झील है जिसके लिए मैनेजमेंट कमेटी बनानी पड़ी। तो और कौन कौन सी झीलें हैं जिनके लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा चुकी हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। देखो, पहली है चिल्का लेक। अब ये कहाँ पर है, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। दूसरी हो गई EKW, है ना। EKW की फुल फॉर्म है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ठीक है, और तीसरी हो जाएगी अपनी लोकटक। ठीक है, लोकटक का बताना मणिपुर में है लोकटक लेक। तो इन लेक्स के लिए पहले से ही क्या बनाई गई है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा चुकी है। चिल्का के लिए, चिल्का कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर। EKW ईस्ट कोलकाता वेटलैंड कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर। ठीक है, कोलकाता के अंदर होगी है।
और लोकटक लेक कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। तो ये 3 पहले से लेक हैं जिनके लिए मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा चुकी है। आ जाइए अब इसको देखते हैं। देखो, ये वन पर्यावरण मंत्री मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है और यह वर्तमान में राजस्थान में सांबर झील और केला देव भरतपुर दोनों रामसर साइट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, तो ये दो तो आपको पहले ही पता है कि केला देव और रामसर, केला देव भरतपुर और सांबर झील ये हमारे वेटलैंड कंजर्वेशन में पहले से ही आते हैं। कौन से, रामसर साइट कंजर्वेशन, वेटलैंड रामसर साइट कंजर्वेशन। ठीक है, अब आ जाइए देखें, रीको द्वारा किन 4 स्थानों को पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड, मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ जिससे आप आगे के क्वेश्चन पढ़ पाएँ। पेन भी मोटा कर देता हूँ चलो थोड़ा सा, है ना, ये वाला। रीको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला तो अजमेर में सथाना, कौन सी जगह है, सथाना अजमेर का, यहाँ पर क्या है, गैस आधारित डेडिकेटेड क्षेत्र बनाया जाएगा। फिर दूसरा है भीलवाड़ा का उखलिया का, क्या चीज़ है, उखलिया जगह का नाम है। फिर चित्तौड़गढ़ का सोनियाना और जालोर का बीठन। ठीक है, ये 4 जगह है जिनको क्या होगा, गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाएगा। रीको ही डेवलप करेगा गैस के क्षेत्र में, है ना। अगर इलेक्ट्रिक के पूछा जाए तो वो कौन सा क्षेत्र हो गया, करौली औद्योगिक क्षेत्र। कहाँ पर पड़ेगा, भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ है, अलवर में। व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र पूछे जाए तो एक अजमेर में हो गया, दूसरा भीलवाड़ा में हो गया, तीसरा चित्तौड़ में हो गया, चौथा जालोर में हो गया। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जालोर। फिर अजमेर का कौन सा हो गया, सथाना। भीलवाड़ा कौन सा होगा, उखलिया। चित्तौड़ का कौन सा हो गया, सोनियाना। और जालोर का कौन सा था, बीठन। तो ऐसे नाम याद रखने हैं आपको। देखो, चित्तौड़, अजमेर, जालोर, भीलवाड़ा जिलों में पूर्णतः गैस आधारित उद्योगों के लिए 4 डेडिकेटेड उद्योग क्षेत्र तय किए गए हैं। ये क्षेत्र प्रमुखतः ग्लास, सेरेमिक, स्टील संबंधी इकाइयों के निवेश का ठिकाना बनेंगे। इन चार जिलों को समेत राज्य के 18 जिलों के लिए केंद्र की चयनित कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है ना। अब आ जाइए, प्रदेश के किस पहले एयरपोर्ट को, कौन सा पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसको 11 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र को सौंपा गया है? तो देखिए, प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकारें हमारे, क्या कर रही हैं, एयर इंडिया के जो हैं उनको बेची जा रही है। तो सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, ठीक है, इसको बेच दिया है। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर ये किसको बेच दिया है, प्राइवेट सेक्टर को हाथ में दे दिया है। जयपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सांगानेर एयरपोर्ट को अडानी समूह, अडानी ग्रुप्स को सौंप दिया गया है ना। प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, अब कुछ भी सरकारी नहीं बच रहा है, सब कुछ बेच दिया जाएगा धीरे धीरे। अब आ जाइए, 50 वर्ष तक अडानी समूह ही इस एयरपोर्ट की देखरेख की जिम्मेदारी निभाएंगे। ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार ने देश के कई एयरपोर्टों को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला किया था। जयपुर एयरपोर्ट राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 29 दिसंबर 2005 को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। प्रदेश में वर्तमान के कुल 7 नागरिक हवाई अड्डे हैं। इसमें नाल, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, डबोक, उदयपुर, रातानाडा, जोधपुर और किशनगढ़, अजमेर। ठीक है, तो हमारे राजस्थान में कितने हवाई अड्डे हैं? हमारे प्रदेश में वर्तमान में कुल 7 नागरिक, मतलब जो सिविलियन एयरपोर्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि देखो मिलिट्री एयरपोर्ट्स भी होंगे पर उनकी बात नहीं कर रहे, सिविलियन एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो आप एक तो हो गया जयपुर में, ठीक है, दूसरा कहाँ पर है, नाल, बीकानेर, दूसरा, ठीक है, नाल, बीकानेर। फिर तीसरा कोटा, चौथा जैसलमेर, पाँचवा डबोक, उदयपुर। ये पूछा गया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, कोटा जैसलमेर में भी है, कोटा में भी है, जैसलमेर में भी है ना, बीकानेर में भी है, ऐसे याद करें। रातानाडा, है ना, रातानाडा कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, ये छठा हो गया और ये 7वां हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कौन से टोटल 7 हवाई अड्डे हो गए। पहला कौन सा, सांगानेर एयरपोर्ट, और उसके अलावा ये 6, तो ये टोटल मिला के 7 एयरपोर्ट्स हो गए हैं। अब देखिए, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको क्लियर करके बताता हूँ। पहले सबको क्लियर कर देते हैं, 1 सेकंड लगेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, 6 प्लांट लगे हुए हैं और हर एक प्लांट 250 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये 6 प्लांट टोटल मिला के कितने बिजली का प्रोडक्शन करेंगे, तो ये क्वेश्चन है। तो ये कितना करेंगे, देखिए, अगर
जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, 250 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है ना। 0 6 पंजे 30, 30 का 0 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 6 से 12 और 3 15, तो 1500 कितना 1500 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन तो ये 6 प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो 2 प्लांट्स लगाए गए हैं नए, है ना, वो कितना कर रहे हैं, 660 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये 660 अगर एक 660 कर रहा है, ये 1 यूनिट का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 660 को, तो ये कितना आ जाएंगे, ये जैसे मान लीजिए देखो 0 का 0 हो जाएगा, फिर 6 6 12, 12 का 2 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13, तो 1320 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन ये कर रहे हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0282, 2820 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कर रहे हैं ये। सूरतगढ़ जो पावर प्लांट है, ये टोटल बिजली का प्रोडक्शन कितना कर रहा है, 2820 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक्चुअली क्या है, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट 2820 भी लिख के बता देता, पर उससे क्या होता, उससे आप है ना इसको भूल जाते। अब मैंने पूरी कैलकुलेशन करके बता दिया, अब आपको एग्जाम में भी याद रहेगा, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में याद रहे तो बता देना कि एग्ज़ाम में याद रहा था सर, आपने इस तरीके से बताया था, और नहीं रहे तो फिर मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। जिस तरीके से बताया जा सकता था, 2820 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ से, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से। आ जाइए अब यहाँ देखिए, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पार्क किस स्थान पर बनेगा, तो ये किशनगढ़ अजमेर में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, किशनगढ़ अजमेर में। आपको बस ये याद रखना, पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं, लॉजिस्टिक पार्क होते हैं सामान रखने के काम आते हैं। अब जाइए इसके बारे में देखो, यहाँ पर पढ़ लेते हैं पूरा। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किशनगढ़ में बनेगा। कहाँ बनेगा, किशनगढ़ अजमेर में बनेगा। केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए इस रूट पर राज्य सरकार ने किशनगढ़ को चिन्हित किया है। यहाँ न केवल वेयर हाउस, बड़े गोदाम, ऑटोमोबाइल कंपनी, पैकेजिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण होगा, बल्कि लॉजिस्टिक लागत में भी कमी लाने के लिए वैल्यू एडेड सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक परिदृश्य का दायरा बढ़ाने और देश विदेश की कंपनियों के लिए एक ही जगह विश्व स्तरीय, है ना, वर्ल्ड क्लास लेवल का लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा, जिसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, है ना, तैयार करने के लिए सरकार ने अब इस तरफ कदम बढ़ाए हैं। इसके लिए 250 से 500 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होगी। इसमें शुरुआती निवेश कितना, 150 करोड़ रुपए का होगा। किशनगढ़ दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रूट पर स्थित है। इसे मार्बल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। किसको, किशनगढ़ को। आ जाइए, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ट्रेड फैसिलिटी सेंटर कहाँ तैयार हो चुका है, तो ये बोरनाड़ा जोधपुर में डेवलप हो चुका है। बोरनाड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में, और ये ट्रेड फैसिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ट्रेड को मतलब क्या करना है, हमें फैसिलिटेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रेड करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा कर देना है, ठीक है। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है ना, उसका हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया भर में बेचना है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रदेश के किस स्थान पर, प्रदेश मतलब राजस्थान के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र मतलब हथियारों सहित बल प्रशिक्षण, मतलब जो ट्रेनिंग दी जाती है हमारे जो सोल्जर्स को, वो वाली, है ना, सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है। तो ये कहाँ पर है, मोहनपुरा गांव पलसाना सीकर के अंदर प्रस्तावित है। आपको क्या याद रखना, दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, ये मोहनपुरा गांव पलसाना सीकर के अंदर है, ठीक है। देखिए, वर्ष 2019 में देश की दूसरी सबसे बड़ी और प्रदेश की पहली सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी शिलान्यास तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने किया, और रलावता, ठीक है, रलावता सीकर में राज्य का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला गया है। अब देखिए, प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जिसके लिए जुलाई 2021 में राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की है। तो शंभूपुरा क्षेत्र कोटा, शंभूपुरा क्षेत्र कोटा में किस चीज़ के लिए दी है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, कोटा में नए एयरपोर्ट के लिए कोटा बूंदी संसद एवं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार प्रयासरत है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने भी कोटा के शंभूपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1250 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर जून 2021 में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा विकसित करने में देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, राजस्थान बन गया है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, DNA की मदद से, ठीक है, DNA की मदद से
हम ये पता लगाते हैं कि ये जो जीन है ये कौन सी प्रजाति कुल युग का है ना। तो ये इसमें कौन बन गया है, राजस्थान बन गया है। इससे क्या होगा, जो हमारे ये जो कोविड-19 वायरस है इसके बारे में भी पता करने में, ये कौन से वेरिएंट है, कौन से कुल से कौन सी, मतलब इसकी पूरी डिटेल पता करने में इसके हेल्पफुल रहेगा ये, इतना समझ लीजिए आप, है ना। अब देखिए 1 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य 2021 SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2.0 के आंकड़ों में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा, कोटा रहा। तो एक काम करते हैं, SDG पर क्या करेंगे अपन, डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे जिसमें आपको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक समझा देंगे। इसमें आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से लेकर SDG जो चल रहे हैं ये कब तक चलेंगे, 2030 तक चलेंगे, ठीक है। ये कब से चालू हुए थे, 2015 से चालू हुए थे। तो इस तरीके से बेसिक टू एडवांस जितनी भी चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को डिटेल में ले लेंगे। 17 के 17 गोल देख लेंगे, इसमें 169 टारगेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस पर पूरा डिटेल लेक्चर ले आएंगे क्योंकि ये ही अपने आप में 15 आधा घंटे का करीब करीब लेक्चर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर कराएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। अब इस इतना याद रख लीजिए। फिर इसमें 2.0 है तो 1.0 भी उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे कि 1.0 में शीर्ष स्थान पे कौन सा था, उस समय झुंझुनू था, इस समय 2.0 में कौन है, कोटा है। तो तब उसमें ले आएंगे। अभी तो बस इतना ही याद कर लीजिए कि सतत विकास लक्ष्य 2021 SDG 2021 में 2.0 के आंकड़ों में शीर्ष रैंक पर कौन सा जिला रहा है, कोटा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर चाहिए कि हाँ SDG पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया जाए तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो इसका वीडियो जल्द ही ले आएंगे। फिर अब यहाँ देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं 2.0 के बारे में। सरकार ने वर्ष 2021 में राजस्थान SDG इंडेक्स 2.0 जारी की है। इसमें आधारभूत ढांचा विकास और प्रशासनिक नज़रिए पर तुलनात्मक तौर पर बेहतर जयपुर जिले की रैंकिंग, है ना। जयपुर है उसकी रैंकिंग क्या है, पिछले कई वर्षों की तुलना में और ज़्यादा गिर गई है। आपको इतना याद रखना, जयपुर की रैंकिंग घटी है, कोटा की रैंकिंग बढ़ी है। पिछले जयपुर दूसरे स्थान पे था, अब इस बार 9वें स्थान पे पहुंच गया है और चूरू दूसरी रैंक हासिल करने वाला जिला बन गया है। अब देखिए प्रथम 3 स्थान कौन है, कोटा, चूरू व झुंझुनू। आपको ये तीनों याद रखने हैं। पहले कोटा, झुंझुनू क्या था, प्रथम स्थान पे था 1.0 में। देखो अब यहाँ पे आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र के गरीबी, भुखमरी, उन्मूलन जैसे विषयों पर तय सतत विकास लक्ष्यों SDG को लेकर जिलों की 2021 की रैंकिंग में कोटा 100 में से सर्वाधिक कितने अंक प्राप्त किए हैं, 65.28 अंक हासिल कर बीते वर्ष की 6वीं रैंकिंग से पहली पे आ गया है। पहले 6वीं रैंक पे था और जयपुर दूसरी रैंक पे था, और जयपुर गिर के कौन सी पे पहुंच गया, 9वीं पे। और जो कोटा 6वीं रैंक पे था वो उठकर कौन सी पे पहुंच गया, पहली रैंक पे पहुंच गया है, ठीक है, 65.28 अंक के साथ में। जबकि 2020 की रैंकिंग में अव्वल रहा झुंझुनू, तीसरे नंबर पर चला गया है, ठीक है। पहले झुंझुनू की रैंकिंग कौन सी थी, प्रथम स्थान थी, अब वो कौन से नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद रखने, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस पर डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे, आप कहेंगे तो, है ना। नई रैंकिंग में भी जैसलमेर सबसे निचले 33वें पायदान पर है। बीकानेर और प्रतापगढ़ भी ऐसे जिले हैं जिनकी रैंकिंग पिछली बार की तुलना में यथावत रही है। तो इन दोनों की रैंकिंग कुछ भी चेंज नहीं आया है। बीकानेर BP ऐसे याद रख लीजिए, BP बढ़ जाता है इंसान का, पर BP इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, BP में कोई चेंज नहीं आया है। बीकानेर और प्रतापगढ़ में कोई चेंज नहीं आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रैंकिंग में, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। रैंकिंग के 4 श्रेणियों में से प्रदेश के कोई भी जिला अचीवर्स देखो अब इसमें भी क्या है, अचीवर्स हैं, इसमें भी 4 कैटेगरीज बांटी गई हैं, जैसे अचीवर्स, फ्रंट रनर, है ना। उसके तो अब देखिए रैंकिंग की 4 श्रेणियों में प्रदेश का कोई भी जिला। अब देखो 4 श्रेणियां क्या हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये पता होनी चाहिए 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं। देखो पहली श्रेणी है, छोटा कर देता हूँ, पहली जो श्रेणी है वो है अचीवर्स। एक्चुअली क्या आप भी इसको लिख सकते हैं, अचीवर की श्रेणी है जिसमें क्या होता है 100 मार्क्स हैं। अगर किसी ने 100 में से 100 मार्क्स ले लिए तो वो अचीवर कहलाएगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट अगर SDG टारगेट्स हैं, उसने पूरे सारे टारगेट्स पूरे फॉलो कर दिए तो उसको 100 में 100 मिल जाएंगे और अचीवर की श्रेणी में जाएगा। दूसरे नंबर पर है फ्रंट रनर। बस अभी तो आप ये नाम पढ़ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें क्या बोल रहा हूँ मैं। फ्रंट रनर 65 में से 99 अगर मार्क्स लाया है तो फ्रंट रनर की कैटेगरी में आएगा। तीसरा हो जाएगा परफॉर्मर, ठीक है। अगर कितना 50 से लेके 64 मार्क्स, ठीक है, तो ये परफॉर्मर की श्रेणी में। और चौथा हो जाएगा एस्पिरेंट।
अब जैसे मान लीजिए आप क्या है, अभी एस्पिरेंट है, आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, है ना, तो 0 से 49 ये इनके मार्क्स हैं। अगर इसमें से इतने मार्क्स आ रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में आएंगे। वो स्टेट एस्पिरेंट है तो 0 से 49, परफॉर्मर है, कुछ परफॉर्म करने लगा तो 50 से 64%, और फ्रंट रनर के वो लीड में आ गया है एग्ज़ाम को पास करने में, फ्रंट रनर 65 से 99, और अचीवर जिसने अचीव कर लिया 100 में 100 मार्क्स लिया है वो अचीवर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से स्टेट्स को क्या दिया था, कैटेगराइज किया गया था इसमें। आ जाइए यहाँ देखिए, थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अब देखिए जो रैंकिंग के 4 श्रेणियों हैं, इसमें प्रदेश के कोई भी जिला अचीवर्स की रैंकिंग में नहीं आया, परंतु फ्रंट रनर की रैंकिंग में कौन सा आया, हमारे 65.28 अंक हासिल करने वाला कोटा आया। ठीक है, बस एक ही स्टेट आया, कोई डिस्ट्रिक्ट आया, कौन सा आया, कोटा आया फ्रंट रनर में। यहाँ पे ये नहीं आया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 65.28 अंक के साथ में 65 से ज़्यादा अधिक अंक लेकर कौन सा आया था, कोटा आया था। फिर देखिए 12 डूंगरपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर जिले 50 से कम अंक वाले एस्पिरेंट श्रेणी में आए हैं। सबसे निचली श्रेणी होती है एस्पिरेंट, उसमें आए हैं। और जो शेष जिले हैं बाकी के, वो 50 से 65 के बीच, है ना, लाकर परफॉर्मर श्रेणी में आए हैं। तो कौन कौन से ज़िले हैं जो 50 से कम आए हैं, 12 हो गया, डूंगरपुर हो गया, धौलपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे सके, क्योंकि क्लियर पढ़ने में भी तो आनी चाहिए चीज़ें। मैं बोल के चला जाऊँगा, उससे थोड़ी चीज़ें याद हो जाएंगी यार, है ना, आपको याद भी होनी है। अब यहाँ देखिए 12 डूंगरपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़, जैसलमेर जिले 50 से कम अंक वाली एस्पिरेंट श्रेणी में आए हैं, तो ये आपको याद रख सकते हैं। बाकी बचे हुए स्टेट किस में चले जाएंगे, 50 से 65 के बीच चले जाएंगे, और एक किस में चला जाएगा, एक हमारा फ्रंट रनर में चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा, कोटा चला जाएगा, क्योंकि उसके 65.28 मार्क्स आए थे, और 65 से अधिक वाला किस में आएगा, फ्रंट रनर में आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। आ जाइए अब यहाँ चलते हैं। 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग ELF, है ना, ELF का मतलब है इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 925A जालोर बाड़मेर सीमा, कौन सा, जालोर बाड़मेर सीमा पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत पाक सीमा है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर है, और यहाँ पर मान लीजिए अगर वॉर हो जाता है तो भारत पाक सीमा पर हमें क्या है, अपने फाइटर प्लेन्स उतारने पड़ेंगे, हमें रनवे की जरूरत पड़ेगी। तो हम इस तरीके से जो ये नेशनल हाईवे हैं इनको इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं नेशनल हाईवे के आसपास में, कि जिस पर अगर हमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी हो तो हम करा सकें। अब यहाँ देखिए भारत पाक सरहद से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजस्थान जालौर बाड़मेर सीमा पर 9 सितंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 925 है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 925A के गांधव बाखासर सेक्शन 3 पर 3 किलोमीटर लंबी, कितने, 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। अब जो विमान उतारा गया था वो कौन सा था, हरक्यूलस C-130J था। कौन सा था, हरक्यूलस C-130J बनाया गया था। भारतमाला प्रोजेक्ट पर तहत बनी इस ELF पर आपात परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना के विमानों को उतारा जा सकेगा। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा। देखो राजस्थान क्या है, बाजरे के लिए फेमस है, तो ये कहाँ खुलेगा, बाड़मेर में। ये आपको अच्छे से याद रखना। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर परिषद द्वारा बाड़मेर में देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी। वर्तमान में परिषद की ओर से जोधपुर में केवल अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना है, जिसके अधीन देश में 13 केंद्र कार्य कर रहे हैं। देश में कुल 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है। हमारे राजस्थान में कितने मिलियन हेक्टेयर में बाजरा बोया जाता है, तो 9.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में हम बाजरे को बोते हैं, जिसका उत्पादन कितना 9.4 मिलियन टन होता है। 9.8 मिलियन हेक्टेयर है, 9.4 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पर मिलियन के हिसाब से जितने मिलियन ज़मीन होगी उतने ही मिलियन हम बाजरा उत्पादित करते हैं, उसके आसपास ऐसे कह सकते हैं। इसमें अकेले राजस्थान में कितना है, 3.75 मिलियन टन उत्पादन होता है, और जो देश के करीब 42% हिस्सा रखता है ना। देश का मतलब इंडिया में कंट्रीब्यूशन हम कितना करते हैं, बाजरे का 42% करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। राजस्थान में पूरे देश का करीब 56% क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है ना। राजस्थान पूरे देश
का करीब 56% क्षेत्रफल में बाजरा बोया जाता है। इस लाइन को भी याद रखना है। ध्यातव्य है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान सेवर कहाँ पर है? सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर मस्टर्ड। सरसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड बोला जाता है। उसका रिसर्च सेंटर कहाँ है? भरतपुर में। और बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर में है। तो ये दोनों भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, सरसों के लिए कहाँ पर हो गया? भरतपुर में। बीजीय मसाला के लिए बीज जो मसाले होते हैं बीज वाले, उनके लिए कहाँ पर है? तबीजी अजमेर के अंदर। और बाजरे के लिए कहाँ खोला जा रहा है? बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इतना याद कर लेंगे तो आपके काम हो जाएगा। ठीक है, बा से बाजरा, बा से बाड़मेर। ठीक। प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खुलेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो गांव हल्दीना मालाखेड़ा सॉरी, है ना, गांव हल्दीना मालाखेड़ा, जिला कौन सा? अलवर। मालाखेड़ा कहाँ पर हो गया? ये जिला अलवर में है। हम गांव हल्दीना मालाखेड़ा कई बार बोलिए, 5-6 बार बोलिए। यहाँ पे तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? अलवर में। ठीक है, ALWAR, अलवर नाम याद रखिए। तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला जा रहा है? अलवर में। गाँव हल्दीना मालाखेड़ा नाम बोलेंगे 10 बार तो याद रहेगा। प्रदेश में चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के बाद पहला कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। दूसरा कहाँ? झुंझुनू में। तीसरा कहाँ? अलवर में। ऐसे याद रखिए, चित्तौड़ झुंझुनू अलवर, चित्तौड़ झुंझुनू अलवर। सैनिक स्कूल अलवर जिले में जल्द ही स्थापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूल की स्थापना के लिए जिले में मालाखेड़ा तहसील के हल्दीना गांव में निःशुल्क भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में नवगठित मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड माड़ा का मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? ये हुआ है जोधपुर में। राज्य सरकार ने जोधपुर संभाग के जनजाति के समुदाय के विकास के लिए मारवाड़ा क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड का मुख्यालय जोधपुर में होगा। बोर्ड में अध्यक्ष, सदस्य, पदेन सदस्य और समुदाय के 6 प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर, मतदाता जागरूकता केंद्र, है ना, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदिरा गांधी नगर जयपुर में किया जा रहा है। निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतलब मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कहाँ पर है ये सेंटर? इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर है। अब देखिए, स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, वोटर्स को क्या होगा? अब ये सब पढ़ाया लिखाया जाएगा, बताया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा कि उनको वोट किस तरीके से देना है, मशीन का प्रयोग किस तरीके से करना है। इंदिरा गांधी नगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए नया भवन बन रहा है। इस भवन में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का क्षेत्रीय स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की स्वीप गतिविधियों का केंद्र होगा। स्मार्ट सिटी परियोजना जयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर। ठीक है, स्मार्ट सिटी परियोजना कहाँ चालू करिए? जयपुर, कोटा, JA, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर। इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे काजू। ठीक है, काजू से याद कर सकते हैं। कैसे? कोटा, A से अजमेर, J से जयपुर और U से उदयपुर। इस तरीके से ट्रिक बना के भी याद की जा सकती है। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्मार्ट सिटी परियोजना। अब देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के बारे में यहाँ पूरा पढ़ ही लेते हैं। आ गया तो स्मार्ट सिटी परियोजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 2015 को हुआ। इसमें जून 2018 तक देश भर में 100 शहरों का चयन हुआ। केंद्र सरकार ने राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा व उदयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में दर्जा देने के साथ ही 4 शहरों का चयन प्रदेश की सूची में 29 अमृत सिटी में भी किया है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर का नाम अब अमृत शहरों की सूची में भी आने से 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट शहर के लिए और करीब 100 करोड़ रुपए किसके लिए दिए जा रहे हैं? विकास कार्य के लिए अलग से मिलेंगे। तो हमारा ये जो जयपुर, अजमेर, कोटा है, उदयपुर है, इनका नाम किस में आ गया है? अमृत शहरों में भी आ गया है। ये स्मार्ट सिटी परियोजना का भी पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना है। केंद्र द्वारा संचालित 29 शहरों में प्रदेश के कितने? 22 जिले मुख्यालय शामिल किए गए हैं। 29 अमृत शहरों को 500 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, या आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। 29 शहर अमृत शहरों में चुने गए हैं। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहाँ मनरेगा में 100% महिला मेड कार्यरत है? तो कौन सा है? भीलवाड़ा। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के क्रम में महिलाओं को मैट के रूप में कार्य करने की प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा जिले में 2000 पढ़ी लिखी महिलाएं मैट का कार्य कर रही हैं तथा भीलवाड़ा राज्य का पहला जिला बन गया है जहां 100% महिला मैट हैं। ठीक है,
मनरेगा में इनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, ठीक है। मनरेगा में 100% महिलाएं मैट कार्यरत हैं। अब देखिए स्टूडेंट, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना, कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, कुसुम पता होना चाहिए, KUSUM, ठीक है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा, जो किसान हैं उनको सोलर पंप्स, ठीक है, सौर किरणों से चलने वाले पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रियायती दरों पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए किसान ऊर्जा का मेन टारगेट क्या है। आ जाइए अब इसके आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है ये, ठीक है। अब जो ये किसान कुसुम योजना है उसके तहत, कुसुम योजना ए के तहत 1 अप्रैल 2021 को किस स्थान पर देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उत्पादन शुरू हुआ है ना, कहाँ से हुआ है, भालोजी गांव, कोटपुतली जिला जयपुर में है भालोजी गांव। यहाँ पर कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली का प्रोडक्शन चालू हो गया है भालोजी गांव, कोटपुतली जयपुर से। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत देश के प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कोटपुतली तहसील भालोजी गाँव में क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया। इस योजना के अंतर्गत 2600 मेगावाट, अब ये भालोजी गांव कोटपुतली जिला जयपुर है, यहाँ पर कितने बिजली का प्रोडक्शन किया जा रहा है, 2600 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो इतने बिजली का यहाँ से प्रोडक्शन होगा, 2600 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाएगा, कहाँ से, कोटपुतली भालोजी गाँव से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वर्ष 2025 तक 38,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए ये जो अक्षय ऊर्जा होती है इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोला जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन सी आती है, विंड आ गया है ना, सोलर आ गया, पानी मतलब हाइड्रो आ गया, बिजली पानी है ना, हवा, इनसे क्या होगा, जो हम एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये अक्षय ऊर्जा में आएंगी, रिन्यू कर सकते हैं, बार बार ये जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसमें जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी 2025 तक कितना टारगेट रखा गया, 30,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया। 30,000 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किससे करेंगे, हम सोलर पावर प्लांट से करेंगे, है ना। बाकी किससे करेंगे, 8,000 बाकी हम ये जो विंड हो गए, हाइड्रो हो गए, इनसे करेंगे। ये इतनी चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। आ जाइए अब आगे चलें, देखिए यहाँ पर इसमें रूफटॉप विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड मेगा सोलर व हाइब्रिड पार्क शामिल किए गए हैं। इस प्रोडक्ट में करीब 17 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन हर वर्ष होगा। कितना, 17 लाख यूनिट विद्युत का उत्पादन हर वर्ष होगा, इसलिए डिस्कॉम में 3.14 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करेगा। इससे संबंधित किसानों को प्रतिवर्ष करीब 50 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। अब जो बिजली का प्रोडक्शन होगा, है ना, अब वो बिजली का प्रोडक्शन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, तो किसानों से डिस्कॉम क्या करेगा, डिस्कॉम खरीद लेगा 3 रुपये 14 पैसे में बिजली को, ठीक है, फिर वो आगे बेच देगा, और इससे क्या होगा, किसानों को भी 50 लाख रुपए का राजस्व मिल जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 722 मेगावाट क्षमता के परियोजना स्थापित होगी। अब देखिए यहाँ पर लेह लद्दाख में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी, अगर इंग्लिश में बोले तो CAZRI, ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कौन से ईयर में डेवलप किया गया था, 1952 में ये डेवलप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ खोला गया था ये काजरी का सेंटर, जोधपुर में, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जोधपुर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में इसका ये सेंटर खोला गया था, मेन सेंटर। अब इसका क्या है, एक क्षेत्रीय रीजनल सेंटर खोला गया है ना, रीजनल, तो इसका जो रीजनल सेंटर कहाँ खोला गया है, लेह लद्दाख के अंदर खोला गया है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब काजरी का काम क्या है, काजरी का काम है जो एग्रीकल्चर रिसर्च होती है ना, ये ड्राई रीजन्स में, कौन सा, जो हमारा रेगिस्तानी रीजन है, जैसे जोधपुर हो गया, रेगिस्तान का प्रसार हो रहा है उसके बारे में रिसर्च करता है, जो हवाएं चलती हैं उसके बारे में, या फिर जो फॉरेस्टेशन है, यहाँ पे पेड़ है ना, जो फॉरेस्ट उसकी कमी क्यों होती जा रही है, उनके बारे में इसका काम है कि रिसर्च करना, ये बताना कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही है ना, तो ये जो शुष्क क्षेत्र है इसमें किस किस तरीके की नेचुरल परिस्थितियाँ, उन पर रिसर्च करके ये बताता है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं और उनके क्या परिणाम देखे जा रहे हैं। इस तरह के काम होते हैं इनके, ठीक है। तो ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था का सेंटर खोला गया था, जोधपुर में 1952 में खोला गया था। फुल फॉर्म क्या हो गई, काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गई इसकी फुल फॉर्म। इंग्लिश में पूछ भी लेते हैं कई बार एग्जाम में, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। और इसका जो रीजनल सेंटर खोला गया है वो कहाँ खोला गया, क्षेत्रीय सेंटर लेह लद्दाख में खोला गया है, ठीक है। लेह लद्दाख क्या है, अब ये यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, ठीक। आ जाइए अब देखिए यहाँ पे राजस्थान ऊर्जा उत्पादन, तो यहाँ से क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई सजेशन हो तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और कमेंट में लिख के ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। उसी से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा मन करता है कि और एनर्जी के साथ में आपके लिए अच्छे से अच्छे लेक्चर बनाए जा सके और आप और लोगों से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, बाय।